सबको प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर एम अब्दुल रज़ाक, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, क्रिस्तु जयंती महाविद्यालय, बेंगलुरु। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण रेखाचित्र के बारे में चर्चा करेंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रेखाचित्र की परिचय, रेखाचित्र का नींव, जैसे हम रामवृक्ष बेनीपुरी को माना जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी एक ऐसे रेखाचित्र विधा को महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित करने में उनका अहम भूमिका है। हम देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसी रेखाचित्र का निर्माण किया है, ऐसे रेखाचित्र का वर्णन किया है जो समाज में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया है। खासकर समाज के रेखाचित्र का मतलब होता है जो रेखाओं का चित्र नहीं हो, किसी एक चरित्र को, किसी चरित्र को लेकर जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो हर पहलू का वर्णन करना ही रेखाचित्र कहा जाता है। यहाँ भी हमें देख सकते हैं कि उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है रजिया। रजिया एक ऐसी महत्वपूर्ण रचना है जो उस रजिया रेखाचित्र के माध्यम से समाज में रहने वाली हर घटना का वर्णन किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी सिर्फ रेखाचित्र ही नहीं लिखा, उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक भी लिखा है। वे एक महान विचारक, चिंतक, सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में भी अविस्मरणीय है। इनको जाना जाता है। कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में वे संलग्न रहे थे तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में रखा गया था। ये रामवृक्ष बेनीपुरी की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी योगदान को दर्शाता है। हम आगे बढ़ते हैं। इस कहानी, इस रेखाचित्र में रजिया, यह रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित विख्यात संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। संस्मरणात्मक रेखाचित्र मतलब हमेशा याद रखने वाले को संस्मरण कहा जाता है। तो वैसी रेखाचित्र है जो 1952 में नई धारा पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखाचित्र संकलन माटी की मूर्तें जो 1953 में यह रेखाचित्र संकलित किया गया था। 1959 में नवनीत पत्रिका में यह पुनः प्रकाशित भी हुआ था। इस रेखाचित्र का उद्देश्य है, रजिया रेखाचित्र में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी एक मणिहारिन रजिया का उल्लेख करता है जो अपनी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचती है और वह इतनी सुंदर है कि लेखक की नज़र उससे हटी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे लेखक और उसकी आंखें मिलने लगती है और फिर समय के साथ लेखक आगे पढ़ाई के लिए शहर चले जाते हैं और उनका अभी भी यहाँ आना होता है। अब रजिया से मिलना और दुर्लभ हो गया है, लेकिन इस बार जब वे गांव आए तो रजिया की पोती उन्हें बुलाने आती है। रजिया बीमार है, वो शायद उनकी आखिरी मुलाकात है।
ये इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी में हमें इन सारे पहलुओं का वर्णन किया गया है। हम इन सारी चीज़ों को इस रेखा चित्र में हमें देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सो रेखा चित्र एक ऐसी विधा है, इससे भी मैंने कहा था, जो एक महत्वपूर्ण चरित्र को लेकर, जो आपस में उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो हर घटना को वर्णन करना ही रेखा चित्र रेखों के माध्यम से। फॉर मिसाल के तौर पर, उदाहरण के रूप में हम देखा जाए तो जैसे बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से लेकर फिर बाद में किशोर अवस्था, युवा अवस्था, युवा अवस्था के उपरांत अधेड़ उम्र और वृद्धावस्था, इन सारी अवस्थाओं का उल्लेख इस एक घटना के तौर पर कहा जाता है। इस घटना के तौर पर कहने के उपरांत वो जैसे हमें एक रेखा हमारे दिमाग में झलकता है, उसको बोलते रेखा चित्र, उसको कहा जाता है रेखा चित्र। और हम आगे बढ़ते हैं। रजिया रेखा चित्र के प्रमुख पात्र है खुद लेखक। इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी भी इस रचना में वो खुद है। रजिया चूड़ीहारिन नायिका, हसन रजिया का पति और लेखक की मौसी, रजिया की पोती, रजिया के 3 पुत्र। रजिया रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है, जिसमें रजिया नामक एक सुंदर लड़की के अद्भुत चरित्र को साकार किया गया है। एक चूड़ीहारिन की नटखट तथा चुलबुली लड़की की सादगी और सरलता तथा बचपन में लेकर बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक के संघर्ष का चित्रण इस रेखाचित्र में किया गया है। बचपन में पहली बार रजिया को देखा था, उसका वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं, मेरे गांव में लड़कियों की कमी नहीं, किंतु ना उनकी यह वेशभूषा, ना यह रंग रूप। गोरे चेहरे तो मिलते हैं, किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता है, वह कहाँ। ये बात रामवृक्ष बेनीपुरी ने रजिया के लिए कहा गया था। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर, तभी तो मैंने उसे एकटक घूरने लगा। अनायासी रजिया के प्रति एक आकर्षण तभी से उनके मन में था। शायद यह आकर्षण जानकर तब मनोविनोद के लिए रजिया की माँ ने इनसे पूछा था, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। और रजिया से पूछा था, क्यों रे रजिया, यह दुल्हा तुम्हें पसंद है? गांव में ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ उल्लेख करते हैं। आगे वे लिखते हैं, मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया और बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता इधर, रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ समय बाद रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती गई। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगे की चूड़ियाँ हो, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा भी खोजता है। और रजिया के पास ये सब कुछ था। दरअसल व्यापार करने का एक कला है, क्योंकि उस कला के तहत हम व्यापार करेंगे तो उसमें सफलता ज़रूर आज या
नहीं तो कल पाएंगे, लेकिन हम उसी व्यापार में टिके रहना चाहिए, तभी कुछ उसमें सफलता आ सकती है, नहीं तो हम असफल हो जाएंगे। अब हम कहानी में आएंगे। रजिया का ब्याह असन से हो गया। इधर लेखक का भी ब्याह हुआ। तब उनकी पत्नी को सुहाग की चूड़ियां रजिया ने ही पहनाई थी। मजाक में कहा था कि उसके बदले मैं ही मुंह मांगी चीज़ें लूंगी, और मुंह मांगी चीज़ें नहीं मिलती तो इनको ही, लेखक को ही ले जाऊंगी। ये बात रचिया ने कहा था। आगे हम बढ़ते हैं। अनेक वर्षों बाद रजिया मिली, तब अधेड़ उम्र की हो चुकी थी। बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब ऐसे गांव है जहां हिंदू चूड़ी हारिन हारिन है, दर्जी है। हिंदू लोग मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे गांव में ऐसा नहीं होता। लेखक ने ये बात, भविष्य में होने वाले हर चीज़ का उल्लेख इन्होंने यहाँ किया है। हम यहाँ देख सकते हैं आज का माहौल कैसा है। आज जाति, धर्म, प्रांत, क्षेत्रीयता आदि अनेक विषयों को लेकर लोगों में राजनीति का जहर भर रहे हैं। राजनीति का एक ऐसा परिश्रम बन गया है, एक ऐसा फील्ड बन गया है, उस फील्ड में लोगों को भड़काना, बहकाना आज राजनीति के लोगों को बहुत आसान हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। अगली बार बहुत समय बाद जब वे गांव आए तो रजिया की पोती उन्हें बुलाने आती है। हूबहू रजिया जैसी दिखती है। लेखक उसके साथ रजिया के घर चले जाते हैं। रजिया वृद्ध हुई है, बीमार है। पति हसन की मृत्यु हो चुकी है। 3 बेटे हैं। मालिक को देखकर उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक आ जाती है। रजिया से शायद यह अंतिम मुलाकात थी। इसके बाद रजिया का मृत्यु हो जाती है। तो ये है, उसके बीच में कई सारे जो घटनाएं आती है, उन घटनाओं का वर्णन लेखक ने बहुत मार्मिक रूप से किया है। जैसे हम उस घटनाओं में हम देख सकते हैं जो रजिया की उसकी कला कौशल्य का वर्णन यहाँ इन चीज़ों में किया है। बाल सुलभ उत्सुकता से पूरित सुंदर लड़की है। फर्स्ट वन है। एक लेखक स्कूल से आकर उस दिन अपने घर झूला झूल रहा था जब रजिया उनके घर अपनी माँ के साथ चूड़ियों का बाजार लेकर बैठी थी, और वह अपनी माँ के पास से खड़ी होकर धीरे धीरे मेरे झूले के सामने आकर खड़ी हो गई। वह इतनी सुंदर थी कि लेखक की नज़र उससे हट ही नहीं पा रही थी। ये बाल सुलभ उत्सुकता से पूरित सुंदर लड़की के बारे में वर्णन कर रहे। आगे देखिए। तो चूड़ियाँ पहनाने की कला में निपुणता। धीरे धीरे रजिया बड़ी हो गई और वह अपनी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने की कला में और चूड़ियाँ पहनाने की कला में निपुण हो गई। उसके हाथ इतने मुलायम थे कि नई चूड़ियाँ तो रजिया के हाथ से पहनेंगे। रजिया जब तक चूड़ियाँ पहन आती तब तक उसकी माँ नई नई खरीदारियों को फंसा कर लाती। हम आगे बढ़ते हैं। बातूनी और आकर्षक व्यक्तित्व। व्यापार में ये कला बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि व्यापार में ये कला बहुत ज़रूरी है। हम बातों से ग्राहक को आकर्षित करने की क्षमता होना चाहिए। जब भी लेखक रजिया से मिलता तो वह उनसे अटपटे सवाल करती और उनसे उत्तर की लालसा भी नहीं रखती।
लेकिन उनको देखकर वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जब वह जवान हुई तो उसके स्वभाव में फर्क आया और वह कम बात करने लगी। उसके गालों पर लालिमा छा गई। रजिया जब चूड़ियाँ पहनाती तो ना जाने कितने नौजवान उसको उसको देखने आते, और तो उसका पति भी दूर से खड़ा खड़ा उसे देखता रहता था। उसकी कुशलता को देखकर, उसकी कौशल्य को देखकर ये हुआ करता था। समय की पारखी और जिज्ञासु। समय की पारखी और जिज्ञासु ये रजिया की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। रजिया स्वभाव से बहुत जिज्ञासु थी, जानने की इच्छा रखती थी। वह बार बार लेखक से मिलती थी। जब लेखक गांव गया तो एक बच्ची के माध्यम से उनके डेरे के बारे में पूछती है और सुबह पति के साथ उनके डेरे पर पहुंच जाती है, और सब सुनावों के चक्कर में लिखो गांव आया तो वह अपनी पोती को भेजकर जिज्ञासा के भाव से उन्हें बुला लेती है। जब भी बाजार में कोई नई फैशन की चूड़ियाँ चलती, रजिया उनको खरीद लाती, क्योंकि वह जानती है कि अब 1 लाख की चूड़ियाँ कोई खरीदने वाला नहीं, अब तो फैशन का ज़माना है। और लास्ट में अपने चूड़ियों के पेशे में निपुणता। ये लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट में कहे रजिया की माँ भी एक सफल चूड़ीहारिन इनकी, वह भी अपनी माँ की तरह चूड़ीहारिन बन गई। वह नई नई फैशन की चूड़ियाँ लाकर नई नई बहू को अपनी ओर आकर्षित करती, और हाँ, उनके पति देवों से भी पैसे निकलवाने में वह निपुण हो गई। ये है जो रजिया रेखाचित्र की विशेषताएं। हम आगे बढ़ते हैं। हम रजिया रेखाचित्र की के का उद्देश्य पर प्रकाश डाला जाए तो दरअसल हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कई सारे पहलुओं को लेकर रामवृक्ष बेनीपुरी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि एक एक विषय को, एक एक चीज़ को बहुत ही आयाम के रूप में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कुछ चीज़ों को हमें याद करेंगे तो इस रेखाचित्र में हमें गौर करने की बात यह है कि कैसे लोग गांवों में एक दूसरे के प्रति एक सहारा हुआ करते थे। इन चीज़ को हम यहाँ देख सकते हैं। साथ साथ भारतीय समाज में गांवों की स्थिति, गति एवं चुनौतियाँ आज क्या है, इसको भी यहाँ दर्शाती है। क्योंकि पुराने ज़माने में, जैसे 20 30 या 40 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, उस ज़माने में आज भी जो गांव में रिश्ते वगैरह तो हम अपनाते हैं, लेकिन साथ साथ वो रिश्ते नहीं, जैसे कि आज शहरीकरण इतना बदल गया है, इतना बदल गया है, लेकिन लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ। लोगों के दिलों में आज एक ये फैल गई है जो वहाँ एक रिश्ते नाते ना होकर हम आज ऐसे बन गए हैं कि हम आज लोगों में एक नई सोच उभर कर आई है। वह आर्थिक स्रोत। आज आर्थिक स्रोत का दबदबा हर इंसान पर पड़ रहा है, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है। आज का माहौल बाजारवाद, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण से जुड़ी हुई है। भूमंडलीकरण के ज़माने में
खासकर हमें देख सकते हैं कि जो यहाँ सिर्फ आर्थिक स्रोत से ही वो आगे बढ़ता है। हमारे परिवारों में जितनी नैतिकता, मानवीयता, एक मनुष्यता की जो भावना आजकल मिटती जा रही है, इसका मेन कारण लोग अपनी विचारधारा को बदल लिया है। उसमें सबसे बड़ा कारण हाँ, विचारों को बदलना, साथ साथ हमें बाजारवाद के चलते बाजारवाद से प्रभावित होना और हमारी मानसिकता में कई सारे तब्दीलियां लाना, यही मुख्य कारण है। क्योंकि 20-30 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। उस ज़माने में जब कोई गांव में कोई छोटा भाई के ऊपर कोई आपस में कोई उसको मारने के लिए आता तो क्या है, बड़ा भाई कहता था, "ए खबरदार, वो मेरा छोटा भाई है, उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है।" तो लेकिन आज आज के ज़माने में वही, आज का जो दौर हम के बारे में चर्चा करेंगे तो वही रिश्ते का आज खून हो रहा है। इसका मेन कारण पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, कई सारे आर्थिक स्रोत से जुड़े हुए हैं। यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी इस रेखाचित्र के माध्यम से समाज को रिश्तों की अहमियत, वो कोई भी जाति हो, निम्न जाति हो, उच्च जाति हो या दलित हो, कुछ भी हो, लेकिन रिश्ते महत्वपूर्ण है। रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए। रिश्तों की अहमियत को ज़्यादा महत्व देते हुए इस समाज को एक संदेश दिया है। यही इस रेखा चित्र का मेन उद्देश्य है। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।